बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास पार्ट 2। हमारा टॉपिक चल रहा था मसल कंट्रैक्शन। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड हाउ टू ब्रीच अ कंट्रोल कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या है और उस दौरान जो क्रॉस ब्रिज बनती है उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो उससे रिलेटेड हमारा नया टॉपिक है कंट्रोलिंग एक्टिन मायोसिन बाय कैल्शियम आयन। लास्ट लेक्चर में आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ से कुछ कैल्शियम आयन्स आते हैं और वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं, जिससे ट्रोपोमायोसिन जो है वो डिस्प्लेस होती है और उससे बाइंडिंग साइट अपीयर होती है। तो इसी से फर्दर है कि देखें, हमने तब ये भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रैक्शन विल बी स्टार्ट बाय द स्टिमुलेशन। स्टिमुलस आएगा और उसके रिजल्ट में आपके पास जो कंट्रैक्शन है वो सारा प्रोसेस तब जो है वो किया जा रहा होगा। ठीक है, तो वही आज हमारा टॉपिक होगा कि किस तरह से हम जो है वो उसके अंदर प्रोटीन फाइबर जो है एक्टिन एंड मायोसिन वो कैसे एक्टिव होते हैं, किस तरह क्रॉस ब्रिज बनती है। तो ये सारा प्रोसेस आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपके पास किसका है, कैल्शियम आयन का। तो लेट डिस्कस अबाउट मसल फाइबर। देखिए, ये हमारे पास मसल फाइबर था, हमने ये सारा डिस्कस किया था। ये मसल फाइबर है, इसके अंदर ही क्या है, एक्टिन मायोसिन वो सारा कुछ इसके अंदर है, यानी मायोफिलामेंट वो भी इसके अंदर है। अब आप ये देखें कि ये इसकी मेम्ब्रेन है जिसे सार्कोलेमा हमने कहा था, सार्कोलेमा। ठीक है, इट्स ए सार्कोलेमा और नीचे ये सारे मसल फाइबर है। अब ये जो सार्कोलेमा होती है ना, ये डाउनवर्ड एक्सटेंड होती है। ठीक है, नीचे की तरफ यूँ आप देखें, ये इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ भी और ये भी है। तो एक्सटेंड हो गया ना, ये पूरा हॉलो ट्यूब्स का एक सिस्टम बनाती है जो पूरी बॉडी के ऊपर या मसल के ऊपर जो है वो फैला हुआ होता है। ठीक है, यहाँ आप देखें, ये सेम हेयर, यहाँ भी आप चेक करें तो ये सारा ना सिस्टम है जो हॉलो ट्यूब्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह आप यहाँ देखें, हॉलो ट्यूब्स, उसके ऊपर ये सारा क्या है, सिस्टम है। ये सारा ठीक है, इट इज़ कलेक्टिवली नोन एज ए टी सिस्टम। सो ये सारा ट्यूब्यूल टी सिस्टम इसे कहलाता है। सार्कोलेमा देखें अंदर की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है, और बेंड होकर तो क्या करती है, पूरे जो मसल फाइबर है उसके ऊपर ये फैला हुआ है। तो इसे हम ओवरऑल ये है तो सारी क्या है, ट्यूब्स, और कलेक्टिवली इट इज़ नोन एज ए टी सिस्टम। ठीक है, और बाहर ये सारा ट्यूब्यूल सिस्टम या टी सिस्टम है, और इधर से मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी सी इस तरह से इन्वेजिनेट भी हुई होती है। ठीक है, यूँ, और इधर भी आप यूँ शो कर सकते हैं कि इसकी थोड़ी इन्वेजिनेशन जो है वो हुई होती है। ठीक है बेटा, सो इट्स ऑल अबाउट टी सिस्टम और ट्यूब्यूल सिस्टम भी आप इसको कह सकते हैं, जो ये सारी ट्यूब्स जो है यहाँ पे बनी हुई है। अब इस मसल फाइबर के अंदर सारे के सारे क्या हैं आपके पास, मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसकी स्टिमुलेशन कैसे होती है, स्टिमुलेशन होती है बाय मोटर न्यूरॉन्स। तो लेट्स सी कि यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ये मोटर न्यूरॉन है, और इसके आगे ना एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, यूँ, ये आगे मोटर न्यूरॉन। फिर आप यहाँ पे भी मोटर न्यूरॉन बना सकते हैं कि ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये ठीक है।
अब मोटर न्यूरॉन इस मसल फाइबर के साथ आकर अटैच हो रहा है, मतलब इसके साथ कनेक्टेड है, फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं, बस आप इतना कह सकते हैं कि यहाँ पे वो आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर जंक्शन, यानी मसल फाइबर और न्यूरॉन के दरमियान जो पॉइंट है जहाँ पे वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वो पॉइंट आपके पास क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा एक मसल्स है। अब स्टिमुलेशन कैसे होती है, देखिए बेटा, यहाँ से आपके पास इम्पल्स आता है, इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स मतलब एक इलेक्ट्रिक मैसेज है वो ये आ रहा होता है, वो आगे इधर आकर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात, यहाँ पे ना बेटा बहुत सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यहाँ पे मौजूद है, बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, कैल्शियम विल स्टोर इन अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सारी मॉर्फोलॉजी है मसल्स की। अब हम देखेंगे कि हाउ इट विल इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से इनिशिएट हो रही है। तो हम यहाँ पे ना थोड़ा सा कल वाले को रिव्यू करते हैं। लेट्स सपोज बेटा कि इधर आपके पास क्या है, न्यूरॉन, ये न्यूरॉन टर्मिनल है, और आगे आप ये ड्रॉ कर लें कि ये मसल फाइबर है। ठीक है, अब इसके अंदर वो आप एक्टिन एंड मायोसिन ड्रॉ करें। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आपके पास मायोसिन है, और यहाँ आपके पास क्या है, एक्टिन है। और इसके ऊपर आप बाकी जो है वो टी सिस्टम बना लें। ये वो टी यानी ट्यूब्यूल सिस्टम है। ठीक है, ये आपके पास वो टी सिस्टम है, और भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जैसे वो बना हुआ है यहाँ सिर्फ समझने के लिए। और ये यहाँ आपके पास ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो ये टी सिस्टम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपके पास एक्टिन, देन ये आपके पास मायोसिन, एक्टिन मायोसिन ये फास्फेट। अब आप देखिए, लेट्स सपोज बेटा यहाँ से मैसेज आ रहा है, इम्पल्स, यहाँ पे मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या आ रहा है, फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज आ रहा है विवा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के ज़रिए ये मैसेज पहुँचेगा। अब वो इलेक्ट्रिकल मैसेज होता है, यहाँ से मैसेज है न्यूरोकेमिकल, यानी कुछ केमिकल होते हैं, उनके ज़रिए ये मैसेज इस न्यूरॉन जो मसल फाइबर है उसकी मेम्ब्रेन को दे दिया जाता है, जिसे सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, सार्कोलेमा में जब ये मैसेज आता है तो ये मेम्ब्रेन पे चलता है मैसेज। मेम्ब्रेन के बाद ये मैसेज क्या होगा, यहाँ टी सिस्टम के ज़रिए पूरे मसल फाइबर के ऊपर फैल जाएगा। यानी आप ये रेड देखिएगा कि ये मैसेज आ रहा है, ये सारा फैल चुका है, इधर भी और इधर भी इसी तरह। ठीक है, ये सिस्टम है, यहाँ फैल चुका है, यहाँ। तो ये रेड लाइन जो मैं लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये मैसेज आया है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारा फैल गया है। अब जैसे ये सारा फैलता है मैसेज, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जा रही है, तो ये जाकर कहाँ पे काम करेगी, टी सिस्टम। टी सिस्टम के बाद ये आते हैं सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी यहाँ पे इम्पल्स पहुँच गया। अब जैसे ही सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास मैसेज जाएगा, तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के गेट जो हैं, कैल्शियम गेट, वो जल्दी से ओपन करवा दिए जाते हैं। ठीक है,
मैंने आपको बताया था ना कि सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का काम है कैल्शियम को स्टोर करना है। फिर अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा था कि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्व इम्पल्स, ठीक है, कि नर्व इम्पल्स को जनरेट करने या ट्रांसमिट करवाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब यहाँ देखें ये वही काम हो रहा है, यहाँ से मैसेज आया, सार्कोलेमा के पास गया, यानी सॉरी वो जो उसकी मेम्ब्रेन है वहाँ गया, फिर टी सिस्टम के पास आया, वहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हुए तो वो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास मैसेज रिलीज हुआ, तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास मैसेज आया। अब सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास जैसे ही आता है तो वो क्या करता है, अपने कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, कैल्शियम गेट जो है वो खोल देता है। अब जब कैल्शियम गेट रिलीज होते हैं तो वो कहाँ आते हैं, ये एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर वो ट्रोपोमायोसिन है, 2 बीट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, और इसके ऊपर क्या है, ट्रोपोनिन। तो देखिए बेटा यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज हुए और ये जाकर बाइंड कर रहे हैं ट्रोपोनिन के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा कि एक्टिन और यहाँ आप थोड़े से वो बना लें मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, और यहाँ आप ड्रॉ कर लें ट्रोपोनिन, एक ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, एक एक्टिन के साथ और एक इधर है। तो अब आप देखिए जैसे मैसेज सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास गया तो उसने कैल्शियम आयन रिलीज किए, ये कैल्शियम आयन है, ये आकर यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम आयन यहाँ पे आके बाइंड कर रहे हैं। अब जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड होंगे तो उसके आगे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखिए ये ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। अब जब डिस्प्लेस हो जाएगी तो क्या होगा, नीचे से बाइंडिंग साइट अपीयर हो जाएगी। यहाँ आप देखिए ये बाइंडिंग साइट है, तो बाइंडिंग साइट जैसे अपीयर होती है तो उसके साथ मायोसिन हेड फॉरन से एक्टिव होता है और इधर आकर क्या करता है, अटैचमेंट शो कर लेता है, ठीक है। सो दैट मीन ये सारा प्रोसेस किस अंदाज में हो रहा है, नर्व इम्पल्स, फिर इम्पल्स का मूव करना, फिर टी सिस्टम पे जाना और फिर सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम का कैल्शियम आयन को रिलीज करना, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इस अंदाज में कंट्रोल किया जा रहा था। आप देखिए जब आपके पास नर्व इम्पल्स नहीं आ रहा, कोई स्टिमुलस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के ऊपर भी किसी किस्म का कोई स्टिमुलस नहीं है, टी सिस्टम पे भी कोई स्टिमुलस नहीं है, तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम जो है वो कैल्शियम आयन भी रिलीज़ नहीं करेगा। जब कैल्शियम आयन रिलीज़ नहीं करेगा तो ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस नहीं होगी और बाइंडिंग साइट एज इट क्या रहेगी, कवर रहेगी, ठीक है, समझ आ गई। तो ये कैल्शियम आयन जो है वो ये सारा काम करता है। तो पीछे से जो नर्व इम्पल्स आती है उसका मकसद भी कैल्शियम आयन को रिलीज़ करवाना होता है, ठीक है बेटा। तो इस अंदाज में काम होता है। हाँ, इनके दरमियान एक थोड़ा सा जंक्शन है कि देखिए जो टी सिस्टम है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है ट्राइएड। एक्चुअल में कनेक्शन है ना, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अगर आप उसकी मेम्ब्रेन को लेंगे तो वो आपके पास कुछ इस अंदाज में होगा। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये डाइएड हो गया, ओके। और जो टी सिस्टम है उसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाता है ट्राइएड। सो ये टर्म लिखी होगी आपकी बुक के अंदर कि टी सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय फॉर्मिंग अ ट्राइएड, या लिखा होगा कि जो टी सिस्टम है वो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ ट्राइएड जो है वो बना रहा होता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द रोल ऑफ कैल्शियम टू कंट्रोलिंग द एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन है एनर्जी। अब देखिए ये सारा काम हो रहा है तो इसके लिए एनर्जी भी तो रिक्वायर्ड होती है ना, एनर्जी जो मसल को कंट्रोल कर रही होगी या जो रिक्वायर्ड होगी। हाँ, मैंने यहाँ भी बताया था कि क्रॉस ब्रिज बनने के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, फिर इसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह यहाँ जो मैसेज आ रहा होता है, मैसेज को आगे ट्रांसफ़र करना होता है,
उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो एनर्जी इट्स अ वेरी सिंपल, हम सब जानते हैं एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक्टिन मायोसिन सारी की सारी एनर्जी आपके पास कहाँ से आ रही होती है? एटीपी मॉलिक्यूल से आ रही होती है। हाँ, इन केस अगर एटीपी की शॉर्ट सप्लाई हो गई है, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो फिर क्रिएटिनिन फॉस्फेट ये भी एक मॉलिक्यूल है, स्टोर होता है और ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। आमतौर पर एनर्जी के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने मसल्स फाइबर्स के बारे में बताया था कि इसके पास ग्लाइकोजन स्टोर होती है। तो ये मसल सेल्स यानी फाइबर जो है वो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है इनटू अ ग्लूकोज, फिर उससे आगे एनर्जी हासिल कर रहा होता है। बट इन सम टाइम इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और हार्ड वर्किंग, जो हमारे पास एनएरोबिक प्रोसेस है वो भी चलता है और उससे भी एनर्जी हासिल की जाती है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज विल बी ब्रेक इनटू द लैक्टिक एसिड, देन इट विल प्रोवाइड अस एनर्जी। अब जब काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है हमारे मसल में स्टोर हो जाता है तो मसल फटीग हो जाती है। ठीक है, फिर नॉर्मल कंडीशन में वो जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो ऐसा ऐसा टूटता रहता है। एक दो टूटेंगे, एक दो टूटने से बाकी जो है फिर उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ना, उस एनर्जी को इस्तेमाल करके बाकी लैक्टिक एसिड को भी तोड़ लिया जाता है। सो एनर्जी सोर्सेज ऑफ आवर मसल कॉन्ट्रैक्शन प्राइमरली ग्लाइकोजन, उससे एटीपी बनाए जाते हैं, सेकेंडली क्रिएटिनिन फॉस्फेट, और थर्ड देन आपके पास जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, होपफुली कि आपको समझ में आएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो उसे शेयर भी करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।